हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट रेलवे स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पर रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आपको बेहद ही महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है और आशा करता हूं कि जो स्टडी मटेरियल यहां से प्रोवाइड किया जा रहा है उससे आपको आपकी आने वाली रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी में बेहद मदद मिल रही होगी। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी, द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि DAR रूल है वो क्यों बनाया जाता है और किस किस पर एप्लीकेबल होता है, तो हमने इसके 50 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पार्ट 1 में अपलोड कर दिए हैं और ये पार्ट 2 है, उसमें 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 51 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि द चार्ज एम्प्लॉय हैज बीन चॉइस फॉर चूजिंग ए असिस्टेंट रेलवे एम्प्लॉय, हाउएवर सर्टेन क्लासेस ऑफ द एम्प्लॉय आर बेस्ड एज DC, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस आर वेयर्ड। तो इसमें पूछा गया कि चार्ज एम्प्लॉय होता है, उसके पास चॉइस होती है कि वो किसी को भी डिफेंस काउंसलर है वो बना सकता है, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिससे उन्हें बेयर्ड किया गया, मतलब वहां से प्रोहिबिटेड है, वो एज ए डिफेंस काउंसलर उसे यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहली ऑप्शन देख लें, विजिलेंस इंस्पेक्टर, लाइन असिस्टेंट, पियोन एंड क्लास 4th स्टाफ, एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, एक जो DAR रूल है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है लॉ प्रैक्टिशनर और जिसको नॉलेज हो उसकी, वो एम्प्लॉय एज ए डिफेंस काउंसलर काम कर नहीं सकता। तो विजिलेंस इंस्पेक्टर नहीं हो सकता, लॉ असिस्टेंट नहीं हो सकता। तो अब जो ध्यान में आता है कि ये पियोन और क्लास 4th स्टाफ है, वो तो कहीं भी लॉ प्रैक्टिशनर और उसमें नहीं आता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो पियोन और क्लास 4th स्टाफ है उसको इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो वो भी एज ए डिफेंस काउंसलर वर्क नहीं कर सकता। तो डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, 52 क्वेश्चन को देख लेते हैं। री अपॉइंटमेंट ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय इन केस ऑफ रिमूवल फ्रॉम द सर्विस में बी कंसिडर्ड बाय द। तो अगर किसी एम्प्लॉय को किसी कारणवश उसे अगर रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है रेलवे से, तो उसे अगर री अपॉइंटमेंट करता है तो इसकी पावर किसे है, तो उसको ऑप्शन सी, हायर देन द रिवाइजिंग अथॉरिटी। जो रिवाइजिंग अथॉरिटी होता है उससे हायर अथॉरिटी उसे री अपॉइंटमेंट कर सकती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों, 53 प्रश्न में पूछा गया है कि रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन ए टाइम स्केल ऑफ ए पे फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 years without calculation effect and not adversely affecting his pension is। तो इसमें पूछा गया कि जब लोअर स्टेज में जो टाइम स्केल के लिए आपको जब रिडक्शन किया जाता है विदाउट इफेक्ट और वो 3 साल से कम हो, तो उसको कौन सी पेनल्टी के अंतर्गत माना जाता है। ये कौन सी पेनल्टी है, मेजर पेनल्टी है, माइनर है, नन है या दोनों है। तो ये जो जब भी विदाउट इफेक्ट होता है तो इसे जो 3 साल से कम है तो इसे हम माइनर पेनल्टी मानते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, 54th क्वेश्चन में पूछा गया पेनल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस शुड बी इम्पोज्ड ओनली बाय। जो कंपल्सरी पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल ये मेजर पेनल्टीज है जहां भी तो ये इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जाता है वो SF5 यूज किया जाता है। और हमने जैसे कि बात की थी पहले की जो माइनर पेनल्टीज होती है उसके लिए SF11 यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो 54th क्वेश्चन है इसमें तो जो ये पेनल्टी इंपोज की जाती है वो कौन करता है, ये पूछा है। तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहता है वो जो कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल वाली पेनल्टी इंपोज कर सकता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों, प्रश्न नंबर 55 में पूछा गया कि द फॉलोइंग आर नॉट इन पेनल्टी अंडर DA एंड AR रूल्स। जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं उसमें से किसको पेनल्टी नहीं माना जाता है। सेंश्योर, ये माइनर पेनल्टी है, इसको माना जाता है। बी, वार्निंग। सी, स्टॉपेज ऑफ पास, अगर पास स्टॉप कर दिया जाता है उसको भी पेनल्टी माना जाता है। द रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ एनी पेंशनरी लॉसेज, अगर किसी एम्प्लॉय की वजह से अगर
को लॉस होता है तो उसकी सैलरी से वो अगर रिकवर किया जाता तो वो भी एक पेनल्टी होती है। तो इस तरीके से वार्निंग इज नॉट ए पेनल्टी, ये वार्निंग होती है, वो पेनल्टी नहीं होती। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों 56 क्वेश्चन में पूछा गया कि विच पेनल्टी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सर्विस शीट, कौन सी जो पेनल्टी है वो सर्विस शीट में रिकॉर्ड नहीं होती है। स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट बिल्कुल ये उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, स्टॉपेज ऑफ पास ये भी रिकॉर्ड किया जाता है, वार्निंग ये रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। जब अगर इसको पेनल्टी ही नहीं माना जाता है तो इसे नहीं, इसमें रिकॉर्ड जो सर्विस सीट रहती है उसमें रिकॉर्ड नहीं करते। सेंसियर माइनर पेनल्टी है तो अगर जहां भी पेनल्टी है तो वो रिकॉर्ड की जाएंगी, और जिसे पेनल्टी नहीं माना जाता है उसको रिकॉर्ड करने का कोई औचित्य नहीं है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि व्हाइल फॉरवर्डिंग अपील अंडर रूल 21 का सब रूल 3 ऑफ द RS रेलवे सर्विस एंड डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स टू द अपीलेट अथॉरिटी शुड बी कंफर्म इट्स कमेंट टू। जब हम अपीलेट अथॉरिटी को जो कमेंट्स भेजते हैं तो क्या क्या उसमें कंफर्म किया जाता है। तो इसमें ये कंफर्म करते हैं कि द पॉइंट रेज इन द अपील ओनली, ये कंफर्म करते हैं कि जो पॉइंट रेज किए हैं वो अपील में ही होनी चाहिए ओनली, केवल। तो ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों 58 प्रश्न की बात करें तो वेदर इश्यूएंस ऑफ इंक्वायरी और काउंसलिंग और गवर्नमेंट डिस्प्लेजर कैन कंस्टिट्यूट ए पेनल्टी। तो ये DAR के अंदर इसका प्रोविजन नहीं दिया गया कि वो इसमें पेनल्टी कर सकते, केवल रिकमेंड दूसरी जगह से जब भी होती है तो रिकमेंडेशन वहां से आ सकती है केवल। और प्रश्न नंबर 59 की बात करें तो 59 पूछा है कैन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑर्डर फॉर स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट अंडर रूल 6 ऑफ रेलवे सर्वेंट रूल Disciplinary Appeal Rule 1968 effect from the date of issuance of order or from the date of next increment due date। तो B is the correct answer। दोस्तों जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है जो ऑर्डर पास कर सकता है तो बिल्कुल ये जो है इफेक्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। और प्रश्न नंबर 60 की इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है इसमें, क्योंकि पीरियड दिया होता है किस पीरियड में हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। व्हाट इज द परमिशन टाइम लिमिट फॉर प्रिपेयरिंग ए रिवीजन पेटिशन टू द रिवाइजिंग अथॉरिटी। जो रिवाइजिंग अथॉरिटी को अगर आप एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि जो पेनल्टी उसे दी गई है वो उसके अपराध से कहीं ज़्यादा है या फिर वो उसके लिए दोषी नहीं है तो वो अपील कर सकता है। तो उस अपील के अंतर्गत होता क्या है कि उसका जो एक टाइम फ्रेम है, वो टाइम पीरियड है वो फिक्स किया है, वो है 45 डेज। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों प्रश्न नंबर 61 में पूछा गया है बीच रूल्स कम्स अंडर व्हेन रिवीजन पिटीशन इज नॉट प्रेफर्ड विद इन द टाइम लिमिट। पहले अभी हमने बात की कि जो पेटिशन की जाती है विद इन टाइम 45 डेज के अंदर, अगर वो पार हो जाए तो उसके बाद कौन सा रूल जो है प्रेजेंस में आता है। तो रूल 27 इसके अंतर्गत आता है। तो रूल बी इज द करेक्ट आंसर। अंडर विच सर्कमस्टेंस एक्स पार्टी इंक्वायरी कैन बी हेल्ड। नंबर 62 में पूछा गया है कि कौन सा केस होता है जब एक्स पार्टी इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। एक्स पार्टी इंक्वायरी के बारे में मैं अगर थोड़ा सा बता दूं, अगर एम्प्लॉय को कोई भी बार बार बुलाया जा रहा है और वो अगर वहां पर उपस्थित नहीं होता है तो उस केस में हम जो इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, वन साइडेड इंक्वायरी जो होती है उसे एक्स पार्टी इंक्वायरी हम कहते हैं। तो जब चार्ज ऑफिशियल मतलब जिस भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट चार्जशीट इशू हुई है उसे हम चार्ज ऑफिशियल कहते हैं। तो वो अगर डज नॉट अपीयर बिफोर IO इंक्वायरी ऑफिशियल के बाद अगर 2 बार आपने उसको लेटर भेजा और दोनों ही बार अगर वो दो बार से ज़्यादा अगर उसको लेटर भेजा और वो उपस्थित नहीं हुआ उसके लिए इंक्वायरी के लिए, तो आप एक्स पार्टी इंक्वायरी कंडक्ट करके उस केस को क्लोज कर सकते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों 63 प्रश्न में पूछा गया है कि कैन एनी वन ऑफ पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन द रूल 6 ऑफ द DAR रूल बी इम्पोज विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अगर जो पहले तो बात करें कि रूल 6 है उसके अंतर्गत जो पेनल्टीज है उसी के अंदर मेजर और माइनर दोनों पेनल्टीज उसमें दी गई है।
तो उसमें क्या रिट्रो इफेक्ट वाली पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है? तो बी बोथ द प्रोस्पेक्टिव एंड इमीडिएट इफेक्ट एज एडमिसेबल। जो दी हुई है रेट्रोस्पेक्ट, तो प्रोस्पेक्टिव और इमीडिएट इफेक्ट दोनों उसके अंतर्गत हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों 64% की बात करें तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पेनल्टी ऑफ स्टॉपेज ऑफ पास और पीटीओ वेदर प्रमोशन ऑफ द रेलवे एम्प्लॉई स्टाफ विल बी अफेक्टेड। तो जो प्रश्न नंबर 64 में पूछा गया है कि अगर किसी को चार्जशीट इशू है और उसके पास और पीटीओ जो स्टॉप कर रखे हैं, तो क्या उसका प्रमोशन इफेक्ट होगा? तो बात करें तो इसका प्रमोशन इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पास और पीटीओ से कुछ भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि केवल और केवल वो इससे रेलवे का ना तो लॉस कवर कर रहे हैं और ना ही ऐसे तो उस केस में, क्योंकि जो पास और पीटीओ रहता है उससे उसका रोकने से जो रेलवे का कोई नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो रही है। अगर उस केस में ही ये रहता है, जैसे कि अगर पेनल्टी है, अगर किसी का इंक्रीमेंट रोक रखा है, अगर उस केस में अगर उसको प्रमोशन दे तो उससे फाइनेंशियली बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन पास और पीटीओ वाले केस में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। प्रमोशन अफेक्ट नहीं होगा अगर पास और पीटीओ रोक रखा है। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों प्रश्न नंबर 65 में पूछा गया कि व्हेन इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू होल्ड एन एनी इंक्वायरी अंडर रूल 9 ऑफ द रेलवे सर्वेंट रूल वेदर रिमूवल और डिस्पोजल कैन बी डायरेक्टली ऑर्डर्ड। तो जैसा कि आपको पता है कि कौन सा रूल, जो रूल 9 है उसका कौन सा ऐसा रूल है जिसमें कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं होती और सीधा सीधा रिमूव और डिस्पोजल किया जाता है। तो ये रूल 14 का सेकंड जो रूल है इसमें ऐसा दिया हुआ है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये भी। अब प्रश्न नंबर 66, व्हाट इज द करेक्ट रूल अंडर DAR फॉर कॉमन प्रोसीडिंग। दोस्तों रेलवे सर्विस रूल में कौन सा ऐसा रूल है जिस DAR रूल जिसमें कि कॉमन प्रोसीडिंग की बात की जाती है? तो हमने जैसा कि पहले पढ़ाई है कि जो रूल नंबर 13 है उसके अंतर्गत कॉमन प्रोसीडिंग की बात हम करते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों प्रश्न नंबर 67 में पूछा गया कि अंडर विच रूल बिफोर डिस्पोजिंग द रिवीजन पिटीशन बाय द GM द केस शुड बी रिफर टू RRT फॉर ए एडवाइस। तो प्रश्न नंबर सी, रूल नंबर 24 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 68, इज इट नेसेसरी द इंक्वायरी ऑफिसर शुड बी सफिशिएंटली सीनियर इन द रैंक टू द चार्ज ऑफिशियल। बिल्कुल, इसमें पूछा गया है कि जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है वो सफिशिएंटली सीनियर होना चाहिए, मतलब वो फिक्स है कि वो इतनी रैंक उससे जो चार्ज एम्प्लॉय उससे ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल, द IO शुड बी ए सीनियर। ये जहाँ तक डिसाइड मुझे पता है कि 2 रैंक उससे अबव वाला उसको इश्यू करता है केवल। तो जो सुपरवाइजर रहता है उसकी चार्जशीट ADME रिकमेंड कर सकता है, लेकिन इश्यू है वो सीनियर DME करता है। इसी तरीके से जो अगर अदर डिपार्टमेंट है उस केस में जो उस रैंक के सीनियर DME रैंक का जो आदमी वो रहता है ऑफिसर, वो इसको इश्यू करता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें प्रश्न नंबर 69 में पूछा गया है कि हु कैन एक्सरसाइज रिविजनरी पावर when a no appeal has been preferred in terms of rule 25 का 1 and 4। तो प्रश्न नंबर 69 की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि जब कोई भी अपील नहीं की हो, लेकिन जो रूल 25 का 1 का 4 जो रूल है उसके अंतर्गत कौन है जो रिविजनरी पावर अपनी यूज कर सकता है? तो ए इज द करेक्ट आंसर। जो द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ DRM वो अपनी पावर यूज कर सकता है। DRM से बिलो रैंक का कोई भी ऑफिसर वो यूज नहीं कर सकता है। तो अगले प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 में पूछा गया whether it is obligatory of the inquiry officer to inform defense counsel engaged by the charge official in each hearing। तो इसका करेक्ट आंसर ए, IO शुड इन्फॉर्म द DC डिफेंस काउंसलर। दोस्तों ये 70 क्वेश्चन था, इसमें क्या जो IO रहता है इंक्वायरी ऑफिसर वो डिफेंस काउंसलर को भी एक लेटर भेजता है कि इस और दिन आपको इंक्वायरी के लिए प्रेजेंट होना है। तो
चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 71 में पूछा गया व्हाट इज द करंट रूल फॉर ग्रांटिंग कंपनसेट अलाउंसेस टू रेलवे एम्प्लॉय हु आर रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस। दोस्तों अगर कोई एम्प्लॉय सर्विस से रिमूव या डिसमिस कर दिया गया तो जो उसके लिए जो कंपनसेशन अलाउंस जो दिए जाते हैं वो कौन से रूल के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन 20 रूल 65 है वो उसके अंतर्गत 65 रेलवे सर्विस पेंशन रूल रहता है, उसके अंतर्गत 65 रूल है, उसमें ये दिया गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 72 दोस्तों, प्रश्न नंबर 72 में पूछा गया कि फ्रेश अपॉइंटमेंट और री अपॉइंटमेंट अंडर D&AR रूल कैन बी कंसिडर इन टर्म्स ऑफ रूल। कौन सा रूल है जिसके अंतर्गत ये कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन बी 402 IRC का वॉल्यूम 1, IREC का वॉल्यूम 1 है, उसके अंतर्गत ये दिया गया है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों प्रश्न नंबर 73 में पूछा गया कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रूल्स द रेलवे सर्वेंट D&AR रूल्स जो है DAR हम कोई शॉर्ट में कहते हैं, डू कंटेन हाउ मेनी पार्ट्स आर दे डिवाइडेड। तो 31 रूल्स है टोटल जो DAR रूल है, उसके अंतर्गत जो इसे हमने है 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 74 में पूछा गया है कि रूल 11 ऑफ रेलवे सर्विस D&AR रूल 1968 डील्स विद द प्रोसीजर 4। तो जो माइनर पेनल्टी जो प्रोसीडिंग होती है उसको रूल 11 में जो डिफाइन किया गया है। दोस्तों इन दो चीज़ों से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म अलग चीज़ है और रूल अलग चीज़ है। कभी कभार क्या होता है कि मेजर पेनल्टी SF5 होती है और पेनल्टीज है जो 6 होती है और रूल 9 में, और हम उसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो आपको पेनल्टीज को अलग याद रखना है और रूल्स को अलग याद रखना है। तो रूल्स 11 है वो माइनर पेनल्टीज की जो प्रोसीडिंग है उसके लिए यूज किया जाता है, और कॉमन प्रोसीडिंग की अगर बात करें तो उस केस में रूल 13 को हम फॉलो करते हैं। तो इस केस में डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों जो अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्म एज ए पेनल्टी अंडर DR 1968। तो हम बात करें सेंश्योर, इसे भी हम पेनल्टी मानते हैं क्योंकि ये माइनर पेनल्टी है। सेंश्योर जब किया जाता है विड्रॉइंग ऑफ प्रमोशन, अगर किसी का प्रमोशन रोक दिया जाए तो वो भी एक पेनल्टी है। लेकिन सस्पेंशन इज नॉट ए पेनल्टी, सस्पेंशन को पेनल्टी नहीं माना जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों सस्पेंशन इसलिए नहीं किया जाता कि आदमी को पनिश किया जा रहा है, सस्पेंशन इसलिए किया जाता है कि जो आदमी अगर एक बार कोई भी गलती होती है जिससे कि उसका जो मानसिक संतुलन है उसमें उसको स्थिर करने के लिए उसे सस्पेंड किया जाता है, जिससे कि वो अपनी जो गलतियां हैं उसको सुधार सके और उसका जो थोड़ा बहुत जो प्रेशर है वो अपना रिलीज कर सके, इसलिए उसे सस्पेंड किया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following person is not allowed to be engaged as a defense counselor? अगर हम बात करें कि जैसे कि हमने पहले भी बात की कि बियर्ड फ्रॉम कौन कौन आदमी है जो उसमें से बियर्ड किए गए हैं, कौन कौन को नहीं यूज किया है। ये रेलवे जो सर्विंग एम्प्लॉय होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो पिछली बार जो पार्ट एक अपलोड किया गया था उसमें मैंने बताया था कि सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय है वो केवल जो 2 केसेज है उसमें एज ए डिफेंस काउंसिल काम करता है। तो मैं इसे करेक्ट करता हूँ कि 3 जो अभी रिवाइज दिया गया है उसमें 3 उसको बताया गया है कि 3 केसेज वो एज ए डिफेंस काउंसलर, उसमें 3 केसेज में डिफेंस काउंसलर वर्क कर सकता है। तो रेलवे एम्प्लॉय है 3 केसेज, रिटायर्ड एम्प्लॉय है वो 7 केसेज, और लीगल प्रैक्टिशनर है वो कहीं भी एज ए डिफेंस काउंसलर यूज उसको हम नहीं कर सकते। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। जो ट्रेड यूनियन ऑफिशियल है वो भी 3 केसेज एक साथ एज ए डिफेंस काउंसलर काम कर सकता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। लीगल प्रैक्टिशनर को बेयर्ड किया गया है एज ए डिफेंस काउंसलर से। तो चलते हैं देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों जो अगला प्रश्न है 77 उसमें पूछा गया कि रिमूवल फ्रॉम द सर्विस ऑफ द मिस्टर एक्स SD क्लर्क CPO's ऑफिस हु हैड एब्सेंटेड हिमसेल्फ बाई overstaying his leave without giving him an opportunity of showing cause, why he should not be removed।
तो बी इज द करेक्ट आंसर। जो अगर इसमें पूछा गया कि कोई भी रेलवे एम्प्लॉय है, ये तो केवल उन्होंने बात की है, तो उसमें अगर कोई भी जो अगर लीव लेके जाता है उससे ज़्यादा दिन वो एब्सेंट है और उसे अगर रिमूव करना है तो विदाउट शो कास्ट नोटिस दिए हुए उसे रिमूव क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि बी है नो अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसमें हमको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो 78 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, देखते हैं इसको 78 नंबर को। While forwarding appeals under rules 21(3) of the railway servant rules to the appellate authority should be। तो अगर इसका आंसर देखें, ए इज द करेक्ट आंसर। कन्फाइन इट्स कमेंट्स टू द पॉइंट रेज इन द अपील ओनली। तो हमने पहले भी इसको जान लिया था कि जो 21 का 3 रूल्स है उसमें जो फॉरवर्ड करते टाइम किस चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, जो अपील में जो पॉइंट जो रेज किए जाते हैं उनको कन्फाइन मतलब उनको देखा जाता है सही तरीके से। प्रश्न नंबर 79 की बात करें कि हु इज द competent to review under rule 25A द रेलवे सर्वेंट DA एंड रूल 1968। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन है जो 25A रूल के अंतर्गत उसको रिव्यू कंपेटेंट अथॉरिटी है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसमें दिया हुआ है। और प्रश्न नंबर 80 है, उसमें पूछा गया कि हु इज द कंपेटेंट अथॉरिटी टू कंसीडर द अपील विदाउट रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम लिमिट। बी GM है, उसमें विदाउट टाइम लिमिट उसकी कोई नहीं है, वैसे 45 डेज दी हुई है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया कि व्हेन इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू होल्ड एनी इंक्वायरी अंडर रूल 9 ऑफ द रेलवे सर्वेंट रूल वेदर रिमूवल और डिसमिसल कैन बी डायरेक्टली ऑर्डर्ड। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जाता है बार बार, और यहाँ भी ये दूसरी बार आ रहा है। तो हमने देखा है कि रूल 14 का सेकंड में कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं होती है और एम्प्लॉय को डायरेक्ट रिमूव और डिसमिसल किया जा सकता है, तो जो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 82% में पूछा गया कि हु वुड बी द कॉम्पिटेंट to issue government displeasure to a retired railway employee who has been dropped from retirement but initiated before retirement। तो C is the correct answer, AGM और GM। इसमें पूछा गया है कि कौन जो गवर्नमेंट का डिस्प्लेजर जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है उसको जो रिटायरमेंट है उससे पहले अगर कोई भी अपन ने एक्शन लिया है तो उस केस में हम जो देखते हैं AGM और GM है वो उसमें एक्शन ले सकते हैं। तो अगले प्रश्न को देख ले। तो प्रश्न नंबर 83 की अगर बात करें तो 83 में पूछा गया है कि हु कैन एक्सरसाइज रिविजनरी पावर व्हेन नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड इन टर्म्स ऑफ रूल 25 जो का फर्स्ट रूल का सब रूल 4th। तो इसमें हमने पहले भी इस प्रश्न को देखा है कि जब अगर कोई अपील नहीं की गई हो तो उस जो तो रिविजनरी पावर है वो कौन एक्सरसाइज कर सकता है, तो हमने इसका आंसर देखा था, तो आंसर था नॉट बिलो द रैंक ऑफ DRM। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच अथॉरिटी टू कट इन पेंशनरी बेनिफिट, जो भी एम्प्लॉय होता है उसके पेंशन को अगर कट करना है उसमें से अगर उसकी वजह से अगर रेलवे का कोई लॉस हुआ है तो ऐसा कौन कर सकता है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा कर सकता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर बात करें 85% की, तो व्हेन रिवीजन रिव्यू ऑफ द केसेस ऑलरेडी फाइनलाइज्ड बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय कैन बी इनिशिएटेड आफ्टर हिज रिटायरमेंट विद ए व्यू ऑफ टू इम्पोज ए कट इन हिज पेंशनरी बेनिफिट। बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, बट ऐसा करने के लिए इसमें अगर इसको मैं बताऊं कि जो केस इसमें पूछा गया कि व्हेन रिवीजन और रिव्यू ऑफ केसेज ऑलरेडी फाइनलाइज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ द रेलवे एम्प्लॉइज, जो रेलवे एम्प्लॉय के रिटायरमेंट से पहले फाइनलाइज हो गया है, बट तो क्या रेलवे एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो उसके रिटायरमेंट के बाद भी अगर उसकी जो पेंशन होती है उसमें से उसका रिकवरी करनी है तो क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पहले अप्रूवल ऑफ GM उसको लेना होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 86 की बात करें, वेदर पेंशन इज पेएबल इन द केस ऑफ रिमूवल और डिसमिसल ऑफ रेलवे सर्वेंट। जो रेलवे सर्वेंट होता है उसके केस
पेंशन इज पेएबल इन केस ऑफ रिमूवल और डिसमिसल ऑफ रेलवे सर्वेंट। तो रेलवे सर्वेंट के रिमूवल और डिसमिसल के केस में क्या पेंशन दी जाती है? नहीं, उस केस में आपको कंपनसेशन जो अलाउंस रहता है वो आपको दिया जाता है। चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया कि अंडर विच रूल इज परमिसिबल फॉर कंसिडरेशन ऑफ अपील। तो बी इज द करेक्ट आंसर, रूल 22। क्योंकि अगर रिवीजन के लिए अपील के लिए नहीं किया गया तो इसकी अगर पावर यूज करनी है तो रूल 25 को हमने देखा है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीआरएम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर अगेंस्ट 88 क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील लाइज। सी इज द करेक्ट आंसर, एनी ऑर्डर पास्ड बाय आई इंक्वायरी अथॉरिटी इन कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी। चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया कि वेदर द रेलवे सर्वेंट D&A rule 1968 are applicable to कांस्टेबल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो कुछ चीज़ें जो ऐसी है जहाँ पर DAR रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उसमें से जो रेल RPF है उस पर भी रेलवे प्रोटेक्शन ये DAR रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, आर नॉट एप्लीकेबल। जो RPF है उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। प्रश्न नंबर 90 की बात करें तो हु इज द कॉम्पिटेंट टू इनिशिएट एंड फाइल द डी एंड प्रोसीडिंग अगेंस्ट द, जो कम्युनल सुपरिटेंडेंट रहते हैं उनके अगेंस्ट। तो सी इज द करेक्ट आंसर, SCM, क्योंकि जिनके अंडर आता है वही उसके अंदर फाइनलाइज कर सकता है। तो अगले प्रश्न की बात करें 91 की। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ द पे कैन नॉट अफेक्ट प्रमोशन ड्यूरिंग पेनल्टी। ये नॉट अफेक्ट द प्रमोशन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रूल 14 जो 14 का जो 2 है सब रूल है उस 1968 का, उसमें क्या दिया गया है? तो हम जैसा कि 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले हमने देखा था कि पहले दिया हुआ था कि ये किसके अंतर्गत आता है, अब ये पूछा गया कि इसमें लिखा क्या है। तो इसमें हमको पता है कि रिमूवल और डिसमिसल विदाउट एनी इंक्वायरी when it is not practicable to hold inquiry in the normal manner। तो बिना किसी इंक्वायरी के रिमूवल और डिसमिसल किया जा सकता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों प्रश्न नंबर 93 में पूछा गया कि ए रेलवे सर्वेंट कैन नॉट बी प्रमोटेड ड्यूरिंग द पनिशमेंट पीरियड आइदर माइनर और मेजर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द अबव प्रोविजन। तो ए इज द करेक्ट आंसर, रिकवरी ऑफ पेक्यूनियरी लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू गवर्नमेंट। प्रश्न नंबर 94 की बात करें, विच वन ऑफ द पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज ऑन ए रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय। डी, कट इन रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेज। लेकिन पेंशन में कट किया जा सकता है, इसको इनिशिएट करने के लिए हमको जीएम की परमिशन हो सकती है। DCR है वो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, उसमें भी किया जा सकता है। और तीसरा तो दोनों को मिला के ही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें तो ए सस्पेंडेड एम्प्लॉय इश्यूड ए मेजर पेनल्टी चार्जशीट बट फाइनली इम्पोज्ड ए माइनर पेनल्टी, द ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंशन पीरियड। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अगर आपको शुरू में मेजर पेनल्टी SF5 इशू की है और बाद में इसे SF11 माइनर पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो जो सस्पेंशन का पीरियड है इट शुड बी ट्रीटेड एज ड्यूटी, तो ड्यूटी काउंट होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों 96 प्रश्न की बात करें, बिफोर फॉरवर्डिंग द मर्सी अपील टू रेलवे बोर्ड द मर्सी अपील में बी एग्जामिन्ड बाय द, जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी होता है वो पूरी तरह से उसको एग्जामिन करता है, उसके बाद वो रेलवे बोर्ड जाती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर विच इज नॉट एप्लीकेबल टू ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेंशन पीरियड। डाइज नॉन, इसको ड्यूटी सस्पेंशन लीव ड्यू, बिल्कुल ये किया जाए। डाइज नॉन, डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 98 की बात करें, आफ्टर रिटायरमेंट ए चार्ज शीट कैन बी इशूड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेलवे बोर्ड भी इशू कर सकता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें तो 99 में रिप्लाई टू द चार्ज मेमोरेंडम बाय द CEO, कितने दिन के अंतर्गत हमको ये देना होता है जो रिप्लाई है चार्ज ऑफिशियल द्वारा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, 10 दिन के अंतर्गत हमको ये सबमिट करना होता है। अगले
और लास्ट प्रश्न की बात करें, व्हेन इंक्वायरी इज नॉट नेसेसरी, चार्जेस सबमिटेड बाय द सीओ, तो उस केस में ऐसा नहीं किया जाता है। तो सी ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा आपको लगता है कि कहीं भी प्रश्न को एक्सप्लेन करते टाइम अगर कुछ गलती हुई है, तो आप कमेंट में ये जरूर लिखें कि यहाँ पर ये गलती हुई है, जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि हाँ यहाँ एक्सप्लेन करते हुए ये गलत हुआ है। आपको केवल और केवल ये मेंशन करने से कि आपने ये गलत एक्सप्लेन कर दिया है, उससे जो पर्पज है हमारा यहाँ का, कि एक पहल हमने स्टार्ट की कि जिसमें कि जो एम्प्लॉय है उसके तहत एक जगह उसको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके, और केवल कमेंट करने से कि ये गलत है वो गलत है, उससे एक पर्पस सोल्व नहीं होगा। आप अगर ये करें कमेंट कि सर ये यहाँ ऐसा था और आपने इसको ये गलत तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो मैं भी उसको एक बार देखूंगा, और अगर ऐसा मुझे लगता है कि ये गलत एक्सप्लेन किया तो मैं उसको रिवाइज अगले वीडियो में भी कर दूंगा, और कमेंट्स जो पोस्ट है उसमें भी मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। जो भी आपको लगता है कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट मिल सके। क्योंकि एक जगह पर जो चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, आपको 25 किताबें पढ़ेंगे तो भी इतनी चीज़ें एक साथ मिलेंगी नहीं। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि कमेंट में आप जब करेंगे तो ये भी जरूर लिखेंगे कि इस वीडियो में इस जगह पर ये गलती आपने की है, तो इसको मैं सुधार कर लूँगा, जिससे कि आने वाले वीडियो जो रिवाइज जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें वो करेक्ट कर लिया जाएगा, कि जिससे कि आपका नुकसान नहीं हो। मेरा उद्देश्य कहीं से भी नहीं है कि आपका कहीं से भी कोई नुकसान हो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।